हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग 12th क्लास में आ गए और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इसी 12th अकाउंटेंसी का पहला टॉपिक। नाम है पार्टनरशिप और इसमें पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हम स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, पार्टनरशिप के बारे में आपने अपनी 11th क्लास की बीओ में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, जहाँ पर बताया गया था पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड का क्या मतलब है। साथ ही साथ हमने अपनी 11th के अकाउंटिंग में भी ये बात पढ़ी है कि एक बिज़नेस का फॉर्मेशन क्या होता है और उस बिज़नेस के स्ट्रक्चर में अगर हमें फाइनल अकाउंट बनाने हो तो कैसे बनाए जाते हैं। तो ये बात तो हमने 11th क्लास में अपने फाइनल अकाउंट में पढ़ लिया था। अब सवाल है कि जो हमने 11th में फाइनल अकाउंट पढ़े हैं, उस फाइनल अकाउंट से ये पार्टनरशिप के अकाउंट कितने अलग हैं। तो आपको पहले तो बिज़नेस के स्ट्रक्चर के बारे में समझना ज़रूरी है। एक बिज़नेस होता है, उस बिज़नेस को अगर एक अकेला व्यक्ति चलाता है, एक सिंगल पर्सन चलाता है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। लेकिन अगर उसी बिज़नेस के एक से ज़्यादा ओनर हो जाएं, एक से ज़्यादा मालिक बन जाते हैं, तो वो बिज़नेस पार्टनरशिप बन जाता है। मतलब पार्टनरशिप की डेफिनेशन जैसा कि आपने वहाँ बीओ में भी पढ़ी है, व्हेन 2 or more persons are agree to share the profit of a business which carried by all or any one of them acting for all। मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत होते हैं जो उन सभी के द्वारा चलाया जाता है या उन सभी की ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, तो ऐसे बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। ये बात आप सभी जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको भी लिखवाने वाले हैं, जहां पर पार्टनरशिप क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो पार्टनरशिप ऐसा संगठन जहां पर 2 या 2 से अधिक 2 और मोर पर्सन एक साथ इकट्ठे होते हैं किसी बिजनेस को करने के लिए, और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को वो किस रेशियो में बांटेंगे ये उनमें पहले से डिफाइन होता है। चलिए, कई बार ये लोग अपनी एक रिटर्न में डीड तैयार कर लेते हैं और कई बार जब पार्टनरशिप बनती है तो डीड तैयार नहीं होती। अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में क्या होगा, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले जानते हैं पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप क्या होती है, देखिए जरा। पार्टनरशिप, व्हेन 2 or more persons are agree to share the profit of a business which carried by all or any one of them एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि जब 2 व्यक्ति या 2 से ज़्यादा पर्सन अगर किसी बिजनेस में हैं और वो एग्री हो रहे हैं किस चीज़ के लिए, शेयर करने के लिए, वो भी प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हो रहे हैं। किस चीज़ के प्रॉफिट को, एक बिजनेस के प्रॉफिट को। मतलब कि एक बिजनेस होना उनमें जरूरी है। तो एक बिजनेस में क्या की पॉइंट्स होने चाहिए, क्या की पॉइंट्स होने चाहिए कि एक बिजनेस पार्टनरशिप बन जाए। पार्टनरशिप बन जाए, इस बिजनेस में क्या की पॉइंट्स होने चाहिए। नंबर 1, 2 और मोर पर्सन होने ज़रूरी है। नंबर 2, यहाँ पर एक एग्रीमेंट हो भी सकता है
और नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो एग्री हो रहे हैं एक बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए। तो ये मैंडेटरी भी है और कई बार ये वॉलेंट्री भी है, मतलब ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता, मे बी और मे नॉट बी, कुछ भी हो सकता है। नंबर 3, इसमें वो प्रॉफिट का डिवीज़न कर रहे हों, प्रॉफिट का बंटवारा कर रहे हों, और इसके साथ साथ इनके बीच में एक लॉफुल बिजनेस होना ज़रूरी है। लॉफुल बिजनेस होना ज़रूरी है। लॉफुल बिजनेस का मतलब है आप कोई इलीगल ट्रेड ना कर रहे हों। अगर आप इलीगल ट्रेड कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप की कैटेगरी में नहीं आएगी। और इसके साथ साथ वो उस बिज़नेस को सभी चला रहे हों, या तो कैरीड बाय ऑल हो, या तो कैरीड बाय ऑल, या एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये विशेषताएं होनी जरूरी हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी जरूरी हैं एक पार्टनरशिप बिजनेस में। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक पार्टनरशिप बिजनेस में पाई जाती हैं तो ये बिजनेस पार्टनरशिप कहा जाएगा। चलिए, तो पार्टनरशिप के लिए क्या जरूरी है? व्हेन 2 or more persons are agree to share a profit of a business which carried by all or any one of them acting for all। तो ये अगर है तो ये बिजनेस पार्टनरशिप कहा जाता है। अब एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, इन दोनों ने कहा चलो जी एक बिजनेस शुरू करते हैं, एक बिजनेस शुरू करते हैं। ये बिजनेस किस चीज़ का है? ये बिजनेस है इलीगल ड्रग्स का, इलीगल ड्रग्स का बिजनेस है। अब क्या ये बिजनेस पार्टनरशिप कहा जाएगा? तो कहा गया नहीं, ये बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। बेशक इसमें प्रॉफिट की शेयरिंग है, 2 or more पर्सन हैं, लेकिन ये एक लॉफुल बिजनेस नहीं है। चलिए, उसके बाद में एक है ए, एक है बी, ये दोनों ब्रदर हैं, ये दोनों लोग भाई हैं, ब्रदर हैं, और ये अपनी एक घर के रेंट को, अपने घर के रेंट को डिवाइड कर लेते हैं दोनों लोग, ए और बी। तो क्या ये बिजनेस पार्टनरशिप कहा जाएगा? ये बिजनेस पार्टनरशिप इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि इसमें एब्सेंस ऑफ बिजनेस है, बिजनेस तो है ही नहीं। जब बिजनेस नहीं तो ये बिजनेस भी पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। तो बिजनेस की एलिमेंट है, बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। साथ ही साथ चलिए एक एग्रीमेंट भी इनके बीच में होना चाहिए, एक एग्रीमेंट इन लोगों के बीच में होना चाहिए। एग्रीमेंट या तो रिटन हो सकता है, या तो रिटन हो सकता है, या फिर ओरल हो सकता है। इन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट है, या तो रिटन या तो ओरल। अगर ये एग्रीमेंट रिटन बन जाता है, अगर ये एग्रीमेंट रिटन हो जाता है तो इस एग्रीमेंट को हम लोग नाम देते हैं पार्टनरशिप डीड। इस एग्रीमेंट का नाम क्या है? पार्टनरशिप डीड नाम है इस एग्रीमेंट का। तो ये पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं जरा पता लगाते हैं। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट क्या क्या होंगे? देखो जी, सबसे पहले तो इसमें नेम ऑफ फर्म एंड इट्स बिजनेस, इसके बिजनेस के बारे में बात होगी। उसके बाद बात होगी इसके अंदर नेम ऑफ पार्टनर्स, नेम ऑफ पार्टनर्स के बारे में बात होगी, एंड एड्रेसेस, उनके जो एड्रेसेस होंगे। उसके बाद में इसके अंदर आएगा कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स,
इसी के अंदर आएगा ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स, इसी के अंदर आएगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर, और इसी तरीके से और भी जितनी टर्म एंड कंडीशंस हैं इस पार्टनरशिप बिजनेस की वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। तो इसी के अंदर लिखा होगा डिवीजन ऑफ शेयर, बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा उसका बंटवारा कैसे किया जाएगा, मतलब डिवीजन ऑफ शेयर, या इसको कह सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी कहा जा सकता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसी के अंदर बात होगी किस लिमिट तक ड्राइंग होगी, किस पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, अगर एक नया पार्टनर आएगा तो उसके आने पर गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, और क्या कंडीशन होंगी पार्टनर के आने की, किसी पार्टनर को रिटायर किया जाएगा तो कैसे रिटायर किया जाएगा, फर्म का डिसोल्यूशन होना होगा तो कैसे डिसॉल्व करेंगे फर्म को। तो ये सारी की सारी कंडीशन इस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख दी जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर पार्टनरशिप डीड ही ना हो तो आज इस मुद्दे पर हमारी चर्चा होने वाली है। तो आइए चलते हैं व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड ही साइलेंट है, या एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है तो क्या होगा, उस केस में देयर आर फॉलोइंग प्रोविजंस अप्लाइड, तो इस केस में ये प्रोविजन अप्लाई होंगे। नंबर 1, पहला झगड़ा क्या है, पहला झगड़ा है प्रॉफिट शेयरिंग। बताइए पार्टनर्स के बीच में झगड़ा किस बात का है, प्रॉफिट के शेयर का। तो प्रॉफिट के शेयर का झगड़ा है तो किस रेशियो में बंटना चाहिए, पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, बताया नहीं गया ए को कितना मिलेगा बी को कितना मिलेगा। तो इस केस में प्रॉफिट का जो शेयर होगा वो बटेगा इक्वली बटेगा ये। उसके बाद में दूसरा झगड़ा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए, तो ये कहते हैं नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, उसमें कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो इसलिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तीसरा झगड़ा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्या लिया जाएगा पार्टनर से, पार्टनर जो ड्रॉ करके ले जाते हैं पैसा, उस पैसे के ऊपर क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया जाएगा, तो कहा गया ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लगाया जाएगा। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जा रहा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया भी नहीं जाएगा। इसके साथ साथ ये कहते हैं पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या सैलरी टू पार्टनर्स होगी, किसी पार्टनर्स को काम करने की क्या कोई सैलरी दी जाएगी, तो इन्होंने कहा नहीं, पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। इसके अलावा अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, पार्टनर्स लोन, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का क्या होगा, इंटरेस्ट का क्या होगा, तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और बताया नहीं गया किस रेट से लोन दिया गया था फर्म को पार्टनर के द्वारा, तो उस केस में 6% पर एनम का प्रोविज़न है इंटरेस्ट का। ये इंटरेस्ट पे किया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये प्रोविज़न्स फॉलो होंगे उस केस में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप किस बिजनेस को कहते हैं, और अगर
पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन से प्रोविजंस फॉलो किए जाएंगे और पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से कंटेंट होते हैं। तो ये सारी बातें हमने अपने 11th क्लास की बीओ में भी पढ़ी थी। खैर आज फिर से ब्रशअप हो गई हैं और आपके सामने आ गई हैं, लेकिन अब ये अकाउंटिंग में है और इनकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी तो उसके बारे में बात की जा रही है। चलिए ये बात हमने कर ली। तो ये प्रोविजंस आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर एक पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या प्रोविजंस फॉलो होते हैं। नंबर 1, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होगा। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा। नंबर 4, सैलरी टू पार्टनर्स नहीं दी जाएगी। और नंबर 5, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पर 6% के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा पर एनम, प्रति वर्ष। चलिए तो ये हमने 5 कंसेप्ट कर लिए जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो बच्चों आपको बता दें, शुरुआत के क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1 जो फंडामेंटल है वहाँ पर इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड है। एक बार देखें उन क्वेश्चंस को। चलो चलते हैं और देखते हैं उन क्वेश्चंस को कि उन क्वेश्चंस में क्या ऐसा खास दे दिया जो हमें देखना है, हमने पढ़ लिया है। देखो यहाँ पर हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं क्या, अकाउंटिंग क्लास 12th की चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, और लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए अपनी किताब का। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू सैलरी ऑफ पार्टनर्स। तो बताओ बच्चों, सैलरी ऑफ पार्टनर्स दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? तो यहाँ लिख दो नो, नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? लिख दो नो, नहीं दिया जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? लिख दो 6% पर एनम के रेट से पे किया जाएगा। उसके बाद ये कहते हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा? तो हम कहते हैं इक्वल होगा, इक्वल, क्योंकि इक्वल का प्रोविज़न है वहाँ पर। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, तो इस पर भी लिख दो नो। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका ख़त्म हो गया। क्या था ये क्वेश्चन? वही तो था जो अभी अभी हमने थ्योरी में पढ़ा है। तो इसका मतलब आपको थ्योरी का पता होना चाहिए, आपको अपने प्रैक्टिकल आने चाहिए, तभी आप अकाउंट में परफेक्ट बनने वाले हैं। चलिए ये बात हमने कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? कहता है फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग P, Q एंड R, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। कंडीशन नंबर 1 पढ़िए। कहते हैं P used 20,000 rupees belonging to the firm and made a profit of rupees 5,000. Q and R wants to amount to be given to the firm. इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम आपके साथ में डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों पार्टनरशिप बिजनेस जो है ना, वो एक ऐसा बिजनेस है जो कहता है कलेक्टिवली अफोर्ड करेंगे सारे पार्टनर्स और मिलकर के जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का डिवीजन करेंगे एज प्री डिफाइंड रेशियो। जो भी उनमें आपस में डिफाइन हो चुका होगा उस रेशियो में वो उसका बंटवारा कर लेंगे, जो भी एग्रीड रेशियो है उन लोगों का उसमें। अच्छा, अगर किसी पार्टनर ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म को दी है तो वो एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है उस फर्म में, ओके। और लेकिन अगर किसी पार्टनर ने फर्म की प्रॉपर्टी, देखिए अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि एक फर्म है और फर्म के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है वो फर्म की प्रॉपर्टी है, वो किसी इंडिविजुअल पार्टनर की प्रॉपर्टी नहीं है। तो किसी इंडिविजुअल पार्टनर को उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके कोई बेनिफिट नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये। लेकिन इन केस अगर किसी पार्टनर ने कोई फर्म की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली और यूज़ करने से उस पार्टनर ने कोई प्रॉफिट कमाया, तो उस प्रॉफिट पर किसकी हिस्सेदारी है? जैसा कि इस कंडीशन नंबर 1 में है, पी ने फर्म के 20,000 रुपये यूज़ किए और उससे 5,000 रुपये का प्रॉफिट बना लिया। तो बताइए इस 5,000 रुपये पर किसका हक है? फर्म का हक है या उस इंडिविजुअल पी का हक है?
मैं आपको बता दूं, चूंकि उसने फर्म की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके ये प्रॉफिट कमाया है, तो इसलिए इस प्रॉफिट पर जो अधिकार है वो फर्म का है और ये फर्म को प्रॉफिट जाएगा और ये सभी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा। तो इस पहली कंडीशन का जवाब ये है। उसके बाद अगर इंडिविजुअल पार्टनर ने कोई फर्म की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की और इस्तेमाल करने के बाद में वहाँ से लॉस कमाया, अभी तो देखो प्रॉफिट कमाया उसने, अगर वो उससे लॉस कमा लेता है, मतलब उसने कहीं पैसा लगाया, शेयर मार्केट में पैसा लगाया और वहाँ से उसे लॉस हो गया, तो उस लॉस की जिम्मेदारी किसकी है आप बताइए? तो उस लॉस की जिम्मेदारी उस इंडिविजुअल पार्टनर की ही है। मतलब उस लॉस को वो अकेला इंडिविजुअल ही बियर करने वाला है, न कि फर्म बियर करने वाली है। तो दोनों रूल्स अच्छे से दिमाग में रख लेना। फर्म की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने और वहाँ से प्रॉफिट कमाता है, तो उस प्रॉफिट में हिस्सेदारी सभी पार्टनर्स की होगी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने फर्म की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अपने पर्सनल अकाउंट में कोई लॉस कमाया, तो उस लॉस की जिम्मेदारी उस पार्टनर्स की पर्सनली बॉन्ड करने की है और वही उसे बॉन्ड करेगा। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे इस क्वेश्चन को हल किया जाना है। Following differences have arisen in the P, Q and R states who is the correct in each case. P uses 20,000 belonging to the firm and made a profit of rupees 5,000. Q and R wants to amount to be given to the firm. बिल्कुल सही कह रहे हैं Q and R, ये अमाउंट फर्म को दी जाएगी। P इसके लिए इंडिविजुअल एंटाइटल नहीं है कि वो इस अमाउंट को पा सके। Q used 5,000 belonging to the firm and suffer a loss of ₹1,000. Q ने 5,000 फर्म के यूज़ किए और उससे 1,000 रुपीज़ का लॉस कमाया, तो उस लॉस के लिए Q ही जिम्मेदार है, अकेला Q ही उस लॉस को बियर करेगा। सेकंड का आंसर ये है। P and Q wants to purchase goods from A Limited, R does not agree. अब ये समझिए ये क्या है। देखिए, फर्म में दो तरीके के बिजनेस होते हैं। एक होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस जो डे टू डे बिजनेस कहे जाते हैं, एक होते हैं स्पेशल ट्रांजैक्शंस। स्पेशल ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? जहां पर आप ऑर्डिनरी तरीके से काम नहीं करते, जैसे किसी पार्टनर का एडमिशन होना, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होना, मेजर डिसीजंस जो होते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में जितने भी मेजर डिसीजन हैं, चाहे तो बैंक अकाउंट का ओपन होना, चाहे तो किसी पार्टनर का एडमिट होना, चाहे तो गुडविल का वैल्यूएशन होना, चाहे तो एसेट्स का रिवैल्यूएशन होना, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब मेजर डिसीजन हैं और इन डिसीजंस को कलेक्टिव कंसेंट के साथ ही लिया जा सकता है। मतलब कि जब सारे पार्टनर सहमत होंगे तभी ये डिसीजन लिए जाएंगे, अदरवाइज ये डिसीजन नहीं लिए जाएंगे। लेकिन छोटे डिसीजन, डे टू डे डिसीजन, जैसे गुड्स का परचेज होना, जैसे किसी को गुड्स बेचना, तो ये डे टू डे ऑपरेशनल डिसीजन है। इन डिसीजन को कोई एक पार्टनर मेजॉरिटी के साथ ले सकता है। मतलब वहाँ पर मेजॉरिटी प्रिवेल करेगी और एक जगह 100% कंसेंट प्रिवेल करने वाली है। तो आपको ध्यान देना है कि जो मेजर डिसीजंस हैं वो 100% कंसेंट के साथ चलेंगे और जो डे टू डे डिसीजंस हैं वो मेजॉरिटी के साथ प्रिवेल कर दिए जाएंगे। तो P and Q wants to purchase goods from A Limited, R does not agree. R एग्री नहीं है लेकिन P and Q एग्री हैं, तो मेजॉरिटी बन गई है P और Q की, तो वो गुड्स परचेज किया जा सकता है। उसके अलावा Q and R want to admit C as a partner, P does not agree. अब ये देखिए, एडमिशन का केस है, मतलब एडमिशन किसी पार्टनर का होना है या नहीं होना, ये एक मेजर ट्रांजैक्शन है, ये एक बड़ी ट्रांजैक्शन है। तो इस केस में अब हम क्या करने वाले हैं? इस केस में हमें 100% कंसेंट चाहिए सभी पार्टनर्स की। आप सभी पार्टनर एग्री नहीं है तो सी को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कंप्लीटली बेस्ड है थ्योरी पर। अब जरा एक क्वेश्चन नंबर 3 और फटाफट कर लेते हैं। ABC आर पार्टनर इन ए फर्म, दे डू नॉट हैव ए पार्टनरशिप डीड। पहले ही बता दिया गया कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, डू नॉट हैव।
partnership deed. At the end of the first year of the commencement of the firm, they have faced the following problems. पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉब्लम्स होनी ही है, तो उन प्रॉब्लम्स का निपटारा कौन करेगा? हम करेंगे। हम कौन? हम अकाउंटेंट हैं, हम करेंगे इनका निपटारा। कैसे? जानिए कैसे। ए वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट बी एंड सी डू नॉट एग्री। तो क्या दिया जाएगा? ए चाहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए, बी और सी नहीं चाहते तो नहीं दिया जाएगा। बी वांट्स टू द डेट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट ए सी डू नॉट एग्री। अगर ए सी एग्री नहीं है और बी चाहता है कि पार्टनर्स को सैलरी दी जाए तो नहीं दी जाएगी। तीनों भी चाहते हैं तब भी नहीं दी जाएगी क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। तीसरी बात, सी वांट्स दैट द लोन गिवन बाय द हिम टू द फर्म शुड बियर इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम बट ए एंड बी डू नॉट एग्री। ए एंड बी एग्री नहीं है 10% के रेट से इंटरेस्ट देने के लिए लोन पर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना अलाउड है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है? तो 6%, तो इसलिए 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। ए एंड बी हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल, ए और बी ने ज़्यादा पैसा दिया हुआ है कैपिटल के रूप में, डिज़ायर करते हैं कि प्रॉफिट उन्हें उनकी कैपिटल के रेशो में दिया जाए। सी इस बात को एग्री नहीं कर रहा, तो क्या होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उन लोगों के बीच में जो प्रॉफिट का शेयर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा थ्योरी बेस्ड है और ये भी हल हो जाएगा, जो हमने अभी तक आपको कंसेप्ट बताए हैं उन्हीं कंसेप्ट्स के बेसिस पर। तो देखो बच्चों, आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। जब आपको पता है कि थ्योरी में क्या कंसेप्ट लिखे गए हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। हमने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, आप अपनी किताब में जाकर के उन सब चीज़ों को देखिए और हमारे बाकी क्लासेस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है जो आपको मिलने वाला है। आपकी 12th की कंप्लीट अकाउंटेंसी आपको यहीं मिल जाएगी और आप बैठ कर के घर बैठे ही अपनी क्लासेस का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।